अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने की तैयारियां कर रही है, बार बार की वार्निंग के बावजूद अपने जलसों के शेड्यूल को तब्दील नहीं कर रही है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने अहम इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमाओं से अहम मुलाकात की है, उनके गिले शिकवे सुने हैं और खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने काफ लीग को मना लिया है। ऑपोजिशन 3 दिन बाद पीर को मुल्तान में जलसा करेगी और मुल्तान में जलसे की तैयारियां जारी हैं। और अब नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो मुल्तान के जलसे में शिरकत करेंगी। मरियम नवाज ने आज लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की और कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे मुल्तान जलसे में शिरकत की हिदायत की है। मेरा तज्जिया है कि हालात बहुत ख़राब हैं, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जिस तरह हालात जा रहे हैं हम किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकते हैं, तो मरियम नवाज ने जवाब दिया कि मेरा भी यही खौफ है। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को मैंने वापस आने से मना किया है। मरियम नवाज ने ऐलान किया है कि वो मुल्तान के जलसे में शरीक होंगी, हालांकि हुकूमत ने अभी जलसे की इजाज़त नहीं दी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने आज PDM के 30 नवंबर के जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि 31 जनवरी 2021 तक हर तरह की समाजी तकरीबात पर पाबंदी है। 300 से ज़ायद अफराद के जमा होने की इजाज़त नहीं दे सकते। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर पहले ही 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्तान पुलिस ने रैली निकालने पर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी समेत 75 से ज़ायद अफराद को नामजद किया गया और फिर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की गिरफ्तारी भी हुई, मगर आज अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। अपोजिशन जलसे की तैयारियां कर रही है और कह रही है कि एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी मुतहर्रिक है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और चौधरी बिरादरान के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी बिरादरान की मुलाकात की अंदर की कहानी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात से कहा कि आप मुझे भी परवेज़ इलाही की तरह समझें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि लगता है दाएं बाएं के लोग आप तक सही बात नहीं पहुंचाते, आप परवेज़ इलाही से बराह रास्त बात कर लिया करें। इस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि फिक्र ना करें, मिलजुल कर काम करेंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि आप घर पर आए, हमारा कोई गिला शिकवा नहीं, हम आपके साथ हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, 5 साल आपके साथ हैं। यूनिस के के मुताबिक मुलाकात में मोन इस्लाही की वजारत की बात नहीं हुई और दोनों जमातों में गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। काफ लीग की ये शिकायत रही है कि हुकूमत उन्हें एतमाद में नहीं लेती, उनसे मुशावरत नहीं की जाती, ख़ासतौर पर पंजाब के हवाले से उन्हें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए काफ लीग रवा माह 5 नवंबर को होने वाले वज़ीर आज़म के लंच में भी शरीक नहीं हुई थी। दीगर इत्तेहादी आए थे मगर काफ लीग ने बायकॉट किया था। इसी तरह जून में भी काफ लीग वज़ीर आज़म के डिनर में शरीक नहीं हुई थी। काफ लीग हुकूमत के लिए बहुत अहम है, ख़ासतौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब असम्बली में हुकूमत को सादा अक्सरियत बरकरार रखने के लिए 185 अरकान की ज़रूरत है और हुकूमती अरकान की तादाद 181 है, इसलिए उसे इत्तेहादियों की ज़रूरत है। काफ लीग के पास 10 नशिस्तें हैं। इसी तरह कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 172 वोट्स की ज़रूरत है और तहरीक इंसाफ के पास 156 नशिस्तें हैं। यहाँ भी इत्तेहादी हुकूमत के लिए अहम है, क्योंकि अपोजिशन जमातों में यह बहस जारी है कि हुकूमत को हटाने के लिए आईनी रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, जिसमें तहरीक अदम एतमाद का भी ऑप्शन शामिल है। इसलिए हुकूमत के लिए इत्तेहादी बहुत अहम हैं। हमारे साथ इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर साहबी और तजियाकार हामिद मीर साहब और सोहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को मना लिया क्योंकि अपोजिशन को ये उम्मीद थी या वो कहते थे कि इत्तेहादियों पर भी दबाव पड़ेगा हमारी तहरीक के तहत और वो हुकूमत से अलग होंगे, मगर ये खतरा टल गया है? जी, मेरा ख्याल है कि ये ख़तरा ऐसा सच था भी नहीं। उसकी वजह यह है कि दोनों के पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं। गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपने इत्तेहादियों को छोड़ दे, क्योंकि उसके पास इतने कम लोग हैं कि अगर इत्तेहादी छोड़ते हैं तो हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी। इत्तेहादियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो दरअसल कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके किसी इत्तेहाद में नहीं जाएगी और ज़ाहिर है वो नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। तो इसलिए उसके पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि नाराज़ हो जाए या तहरीक इंसाफ का साथ दे। तो वो पहले नाराज़ थे, अब तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। मतलब यानी इत्तेहादियों के खुद हुकूमत को छोड़ने की बात तो दूर की बात है, अपोजिशन ये उम्मीद भी ना रखे कि हमने अप्रोच भी किया इत्तेहादियों को तो भी हुकूमत को छोड़ेंगे। देखें, अपोजिशन की हिकमत अमली तभी कामयाब होगी हुकूमत के अंदर से अगर वो तोड़ फोड़ करना चाहते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो एक सफ़े पे नहीं होंगे। जितनी देर तक वो एक सफ़े पे हैं इत्तेहादियों को तोड़ना मुश्किल होगा और हुकूमत के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो भी मुश्किल होगी। हाँ, जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं होंगे उस दिन ये काम आसान हो जाएगा।
हामिद साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए आसानी हुई है, अच्छी खबर है, अपोजिशन के लिए बुरी खबर है इत्तेहादियों से वज़ीर आज़म की मुलाकात करना? देखें, ये अभी तो जो सूरत हाल है ये आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होगी। अभी तो कल मुलाकात हुई है और उसके जो नताइज हैं अभी वो सामने आने हैं। लेकिन आप ये देखें कि अपोजिशन जो है वो उसका इस वक्त कोई ज़्यादा इन्हिसार जो है वो हुकूमत के इत्तेहादियों पर तो है नहीं है। अपोजिशन जो है वो तो इस वक्त कोरोना वायरस की जो दूसरी ख़तरनाक लहर है उसके बावजूद उसका सारा जोर जो है वो अपनी कैंपेन पे, अपने जलसों पे है। और अब जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और वो मुल्तान के जलसे में शामिल नहीं हो सकते, तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ऐलान कर दिया कि मैं बिल्कुल जाऊंगी मुल्तान में और जलसे से ख़िताब करूंगी। तो इस वक्त जो हुकूमत है अगर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती और उसको उसके लिए सब अच्छा होता तो वो इतना जोर ना लगा रही होती कि अपोजिशन के जलसे जुलूस बंद हो जाएं। आप देखें कि हुकूमत जो है वो 29 नवंबर को जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जो एंट्री टेस्ट है उसको तो वो मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स ने उसमें शरीक होना है। फैक्ट्रियां बंद करने के लिए तैयार नहीं है। शाम 6 बजे से 6 बजे तक जो है वो मार्केटें भी खुली हैं। आज मैं बहुत सी मार्केटों में मैंने जाकर देखा है, सारा दिन जो है वो मार्केटें खुली थी। तो मार्केटें भी खुली हैं, फैक्ट्रियां भी खुली हैं, मेडिकल का एंट्री टेस्ट जो है वो भी बंद नहीं हो रहा। लेकिन अपोजिशन पे दबाव है कि आप अपने जलसे बंद कर दें। तो हुकूमत जो है उसकी पॉलिसीज़ में बड़ी कंट्राडिक्शन है। ऐसा लग रहा है कि वो कोरोना वायरस के नाम पे ज़बरदस्ती अपोजिशन को जलसे जुलूसों से रोकना चाहती है। और अगर वो कंफर्टेबल होती तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि अपोजिशन तो पहले भी जलसे कर रही थी, पहले भी कोरोना वायरस फैला हुआ था, पहले भी जलसे हो रहे थे। लेकिन हुकूमत जो है वो उसने खुद जलसे शुरू कर दिए थे। लेकिन जब हुकूमत ने देखा कि अब उसके जलसे छोटे हैं, अपोजिशन के बड़े हैं, तो अब वो कोरोना वायरस के नाम पे चाहती है कि अपोजिशन जलसे बंद कर दे। लेकिन जो हुकूमत की अखलाकी पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर है। जो हुकूमत एक मेडिकल का टेस्ट जो है वो मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं है, वो कहती है कि अपोजिशन अपने जलसे मुलतवी कर दे। अच्छा, मगर खुद हुकूमत की अगर इखलाकी पोजीशन कमज़ोर है तो क्या अपोजिशन की भी इखलाकी पोजीशन कमज़ोर नहीं है? सिंध में सख्तियां कर रहे हैं मगर जलसे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कोरोना से मुतासिर हो गए मगर कह रहे हैं ऑनलाइन खिताब करूंगा, लोग जलसे में शिरकत करें। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, वहां पर लॉकडाउन कर रहे हैं, मगर मरियम नवाज साहिबा भी इस जलसे में मुल्तान में शिरकत करेंगी। मेडिकल के तलबा के लिए आवाज़ उठा रही हैं मगर बड़े जलसे में शिरकत करने जा रही हैं। तो अपोजिशन की खुद कंट्राडिक्शन नहीं है, खुद मखमसे का सामना नहीं है अपोजिशन को? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। मखमसे का मैं नहीं समझता, इस वक्त मखमसे का शिकार नहीं है वो। इस वक्त अपोजिशन जो है वो एक बहुत लगता ये है कि एक नाजुक मरहले पे खड़ी है। इसको नाजुक सिचुएशन का सामना है कि जहां पर अगर वो अपना जलसों का टेम्पो कम करती है तो उसका ख्याल है कि इसका हुकूमत को फ़ायदा होगा। अब जो कल स्पीकर साहब ने जो कोरोना में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था उसका अपोजिशन ने बायकॉट किया है और इम्कान था कि आज बिलावल साहब जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, अब वो मुल्तान के जलसे में नहीं जाएंगे तो शायद मरियम भी नहीं जाएंगी। लेकिन मरियम जा रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने आज लाड़काना में जलसे से खिताब किया है। तो लगता ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन है, सिंध में भी हुकूमत जो है वो काफ़ी सख्त इक़दाम कर रही है। लेकिन अगर लाड़काना में मौलाना फजलुर रहमान ने आज जलसे से खिताब किया है और मरियम नवाज शरीफ साहबा मुल्तान जो है वो हर कीमत पर जाने के लिए तैयार हैं, और आज लाहौर में एक जो मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें सारी उनकी क़यादत जो है वो मौजूद थी और उसमें यही फैसला हुआ है कि भरपूर तरीके से शिरकत की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन किसी मखमसे का शिकार नहीं है। उसको एक इस वक्त ये लगता ये है कि बड़ी नाजुक सिचुएशन है। एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर है जिसमें हम खुद भी इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत पे दबाव भी रखना है। तो उन्होंने फैसला ये किया कि हम अपनी जानें खतरे में डाल के हुकूमत पर जो है वो दबाव डालते रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन जो है ना वो अवाम पर भी है। देखिए ना कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद जलसे में जा रही हैं मुल्तान के, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ पर भी जाएंगे, आज लाड़काना के जलसे में भी गए हैं, तो उनकी अपनी ज़िंदगियाँ भी तो ख़तरे में हैं। तो हुकूमत जब ये कहती है कि जी अपोजिशन अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है, तो वो अवाम को बेवकूफ़ थोड़ी हैं। अवाम को पता है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो जिसने नहीं जाना वो नहीं जाएगा, जिसने जाना है वो जाएगा। आप उसको रोकेंगे भी तो वो ज़रूर जाएगा। जिस तरह के जब हुकूमत जो है वो जलसे कर रही थी, स्वात में भी जलसा कर रही थी, वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलसे कर रही थी, पेशावर में भी जलसे कर रही थी। तो अगर हुकूमत को जलसे करने का राइट है तो अपोजिशन को नहीं है। तो हुकूमत को अपनी पॉलिसी में जो कंट्राडिक्शन है, हुकूमत की पॉलिसी में जो मखमसा है,
उसको ख़त्म करना चाहिए। एटलीस्ट जो मेडिकल स्टूडेंट्स का जो एंट्री टेस्ट है, पहले इसको तो मुलतवी करें ना, उसके बाद हुकूमत इस इखलाकी पोजीशन में आएगी कि वो अपोजिशन से कहे कि भाई आप अपने जलसे ख़त्म करें। अगर वो ये काम नहीं करती, एक एंट्री टेस्ट जो है वो मुलतवी करने के लिए तैयार नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसके पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है अपोजिशन को ये कहने का कि आप अपना जलसा मुलतवी कर दें। बड़ा साहब, कोरोना के हवाले से हुकूमत सख्तियां कर रही है और पहले सिर्फ एफआईआर्स की बात होती थी, पर्चों की बात होती थी, अब क़यादत की हद तक गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। यूसुफ गिलानी साहब के बेटे मूसा गिलानी को गिरफ्तार भी किया गया। तो जो ताकत का इस्तेमाल है, आपको लगता है कि हुकूमत इससे कंट्रोल कर लेगी, अपोजिशन को रोकने में कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि कभी भी पूरी तारीख में, इंसानी तारीख में कभी भी ताकत का इस्तेमाल फ़ायदा नहीं देता, ये अल्टीमेटली नुकसान देता है। और दरअसल देखें, जो कोरोना है ये बिल्कुल एक हकीकत है और इसमें एहतियात करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि जलसे जुलूस क्यों किए जाते हैं। ये एज ए प्रोटेस्ट किए जाते हैं। प्रोटेस्ट नॉर्मल हालात नहीं होते, ये एहतजाज कर रहे हैं, ये नॉर्मल हालात में एक्टिविटी नहीं कर रहे। ये तो नॉर्मल हालात जो इस वक्त के हालात हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें जब रोका जाएगा तो ज़ाहिर है वो रेजिस्ट भी करेंगे और ये उनके फेवर में जाएगा। अल्टीमेटली उनके हामी जो हैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे अगर पकड़ दकड़ होगी, और इससे एक तहरीक बन सकती है अगर ये पकड़ दकड़ करेंगे। अगर ये पकड़ दकड़ नहीं करेंगे, जलसे होने देंगे, तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे इससे कोरोना हो, चाहे इससे जो भी बाकी नुकसानात हों, लेकिन सियासी तौर पर हुकूमत के लिए ये फ़ायदेमंद है। और जलसे दो बचे हैं, आपको लगता है कि जो आपने गुज़िश्ता हफ्ते भी कहा था कि तसादुम का ख़तरा मौजूद है, आपको लगता है वो मौजूद है? सर्दियां हैं, कोरोना फैल रहा है, अपोजिशन को आपको लगता है कोई ख़तरा बन सकती है और तसादुम की तरफ सूरत हाल जा सकती है? शाहज़ेब खानज़ादा साहब, तसादम का उस दिन मामला बढ़ेगा जिस दिन लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे। जलसों तक तो तसादम की कोई ऐसा इम्कान नहीं है, लेकिन जिस दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और उसकी तैयारियां शुरू होगी, मेरा ख्याल है उस दिन तसादम का भी इम्कान बढ़ेगा और साथ ही साथ उस दिन मुज़ाकरात का जो डोल है वो भी डाला जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो तीसरी कुव्वत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने इंतज़ाम संभालना होता है, जिसको अमन व अमान की फ़िक्र होती है, उन्हें ये फ़िक्र होगी कि लॉन्ग मार्च हुआ तो उससे इस्लामाबाद में गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखें कि पिछले चंद जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं या धरने हुए हैं, सूबाई हुकूमतें तो रोक नहीं सकती, चुनांचे अल्टीमेटली इस्लामाबाद में जाके धरना बन जाता है और फिर वहाँ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, बल्कि बाज़ औक़ात मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी को मुज़ाकरात करने पड़ते हैं उस धरने को डिस्पर्स करने के लिए, और काफ़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है। ज़ाहिर है इस जब 11 पार्टियों का इत्तेहाद ऐसी अपील देगा और इस तरह की अपील करेगा तो मुल्क की जो रियासत के अदारे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएं, फिर उनसे मुज़ाकरात हों। और फिर दूसरी तरफ यह है कि अगर सूबाई हुकूमतें ना इस काबिल हैं लोगों को रोक सकें, और फ़र्ज़ करें रोकेंगी तो शहर शहर में लड़ाई का मंजर होगा, शहर शहर में गिरफ्तारियाँ होंगी, तो उस वक्त सूरत हाल तसादम की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब की और आबिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से वीज़ा मुअत्तली का मामला क्या है, असल कहानी क्या है, एक ब्रेक के बाद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 13 ममालिक को वीज़ा जारी करने का अमल मुअत्तल कर दिया है और खबरें सामने आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये इकदाम सिक्योरिटी खदशात की वजह से है। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इस हवाले से खबर सामने आई थी तो पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने इम्कान जाहिर किया था कि इकदाम कोरोना वबा की वजह से हो सकता है, मगर अब नई तफसीलात सामने आ रही हैं, सिक्योरिटी खदशात की बातें की जा रही हैं। साथ ही सवाल उठ रहा है कि अगर ये इकदाम कोरोना की वजह से था तो भारत पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई, जहां कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान से ज़्यादा संगीन है। सिर्फ यही नहीं, हर साल लाखों पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में रोज़गार के लिए जाते हैं। तफसीलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़े की मुअत्तली सिर्फ विजिट वीज़ा पर नहीं है बल्कि वर्किंग वीज़ा पर भी लागू होगी, जिस पर खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि वो रोज़गार के मौके जो पाकिस्तानी शहरियों के लिए मौजूद होते हैं अब वो भारत की तरफ जा सकते हैं। कल इस हवाले से बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स में खबर शाया हुई जिसमें बताया गया कि वीज़े की मुअत्तली का अमल 18 नवंबर से लागू हो चुका था
और रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सहाफी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक जो वीजे मुअत्तल किए गए हैं उनमें वर्किंग वीजे भी शामिल हैं और इस पाबंदी की वजह से 18 नवंबर से लेकर अब तक पाकिस्तान की सिर्फ एक मुलाजिम भर्ती करने वाली एजेंसी ने 3000 नौकरियां खो दी हैं। खबर के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन की जानिब से जारी करदा लेटर में कहा गया है कि जो हालिया सर्कुलर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किया गया है उसमें नए विजिट वीज़ा और वर्किंग वीज़ा की दरख्वास्तों को ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया गया है और जो ममालिक इस पाबंदी की जद में आएंगे उनमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, शाम और यमन समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से यह बयान सामने आया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह नहीं किया है। हमने तफसीलात जानने के लिए तर्जुमा दफ्तर खारजा से रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खबर रसा इदारे दावा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी आयद की गई है। क्या सिक्योरिटी खदशात हैं? इस हवाले से भी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। दफ्तर खारजा कह रहा है कि वो वजूहात के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम से राब्ते में है। एक हफ्ता गुजर गया है लेकिन बज़ाहिर पाकिस्तानी हुक्काम के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। रोज़गार मुतासिर हो रहा है, कारोबार मुतासिर हो रहा है। मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जहाँ से पाकिस्तानी सालाना तौर पर सबसे ज़्यादा यानी $3 अरब से ज़्यादा की रेमिटेंसेस मुल्क भेजते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ काम करते हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। गुज़िश्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के पैकेज का ऐलान किया था, मगर अब पाकिस्तानियों के लिए नए वीज़ों की पाबंदियों की खबरें सामने आ रही हैं। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक एक और अहम पेशरफ सामने आई है। कल से नाइजर में OIC के वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त नाइजर में मौजूद हैं, जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के मामले को उठाएंगे, भारत की नाइंसाफ़ियों को उजागर करेंगे। मगर डॉन न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक OIC के इजलास के जिस एजेंडे का ऐलान किया गया है उसमें कश्मीर का मामला शामिल नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। खुद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब ये क्या मामला है? 13 ममालिक पर वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल किया गया। पहले खबर आई कोरोना की वजह से था, सवाल उठा भारत का नाम क्यों शामिल नहीं है। फिर खबर आई कि उसमें वर्क वीज़ा भी शामिल है और सिक्योरिटी वजूहात की वजह से है। क्या बताया गया है पाकिस्तान को? देखिए, इस वक्त जो हमने उनसे रब्ता किया है उनने हमसे यही कहा है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये पाकिस्तान को अकेले को निशाना नहीं बनाया जा रहा, दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं और हम नए प्रोटोकॉल्स डेवलप कर रहे हैं और उन प्रोटोकॉल्स को डेवलप करने के बाद हम इंशाल्लाह इसका इजरा का आगाज कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी वजाहत की गई कि जो ऑलरेडी वीजा हमने इशू किए हुए हैं वो कैंसिल नहीं हो रहे और वो लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन पर कोई कदखन नहीं है। आर्जी तौर पर नए वीजों के लिए हमने पाबंदी लगाई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा देर की नहीं होगी और उसको जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मगर उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, मगर क्या वाकई सिक्योरिटी स्पेसिफिक है और क्या मामला है? शाहजेब, अभी हमसे उन्होंने इस किस्म की कोई बात की नहीं है। अगर हमसे कोई ऐसी बात करते हैं तो आपसे जरूर शेयर कर लेंगे। अभी तक उन्होंने कोई वजाहत इस किस्म की नहीं। मगर ये वाजे कर दिया कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए और ये मामला हल हो जाएगा, रोजगार मुतासिर नहीं होगा, नए रोजगार के मौके मुतासिर नहीं होंगे पाकिस्तानियों के लिए। जी जी। मतलब साथ में भी बताएगा कि खबरें हैं कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ उनकी ख्वाहिश भी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर क्या दबाव है, ये कयासराइयाँ हो रही हैं, इसलिए इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़ है, वज़ीर आज़म का 2 टोक मौक़िफ़ है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। मगर बहरहाल सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की ख्वाहिश है या उनका दबाव है पाकिस्तान पर भी कि पाकिस्तान भी अपने ताल्लुकात बहाल करे? शाहजेब, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, दोबारा अर्ज कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया में इस किस्म की क्या सराहियां सामने आई हैं, लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पे भी मेरी नजर से ये चीज गुजरी है, लेकिन मैं वाज़े तौर पर कहता हूं पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो हमारा तारीखी मौक़िफ़ था। फलस्तीन के मौक़िफ़ पर भी फलस्तीन के बारे में भी मौक़िफ़ है जो हम पहले अपनाए हुए हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जहां तक इजराइल का ताल्लुक है, हम पर कोई दबाव नहीं है, हम किसी दबाव के तहत काम नहीं करेंगे। हमें पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम की उमंगों और उनकी ख्वाहिशात का पूरा एहतराम है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से बेहतर हैं। दरमियान में $1 अरब सऊदी अरब ने वापस ले लिए थे, फिर खबर आई $1 और अरब उन्होंने वापस मांग लिए हैं। मामला ठीक हैं पाकिस्तान के?
शाहजेब, हमारे मामलात बिल्कुल ठीक हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि आज ही अल्लाह के फजलो करम से एक पेशरफ्त हुई है और सऊदी अरेबिया ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की है जिसका नाम है डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो चंद फाउंडिंग मेंबर्स जिनको दावत दी गई है वो 5-6 ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, अरब इमारात भी है, बहरीन भी है और दीगर जॉर्डन भी है। उसमें पाकिस्तान को भी दावत दी गई। पाकिस्तान ने उस दावत को कबूल किया। आज मैंने उस पर अपना नुक्ता नजर पेश किया और आज सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक नई डिजिटल इकोनॉमी की तरफ पेशरफ्त की है। इंशाअल्लाह मिलके सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और आप OIC के जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास है उसमें शिरकत के लिए वहाँ मौजूद हैं। आज खबर भी आई कि कश्मीर एजेंडे में शामिल नहीं है और OIC की अपनी वेबसाइट पर जो एजेंडा है उसमें फ़लस्तीन कॉज का नाम लेकर मौजूद है। फ़ाइट अगेंस्ट वायलेंस की बात है, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया, इसके बात है मज़हब को बदनाम करने के हवाले से ये एजेंडे में शामिल है। रोहिंग्या मुस्लिम के लिए फ़ंड रेजिंग की जाए ये शामिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शामिल है। कश्मीर का नाम लेके बात नहीं की गई है उसमें। क्या है पाकिस्तान के इस हवाले से मौक़िफ़? क्या इस पर बात होगी और वाज़ेह तौर पर होगी? पहली बात तो ये है कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। हिंदुस्तान इस किस्म की क्या सराहियां कर रहा है। इंडियन मीडिया ने इसको उछालने की कोशिश की है जो हकायक के बरक्स है। मैंने आज ही अभी आपकी गुफ्तगू से कुछ मिनट पहले मेरी सेक्रेटरी जनरल OIC से बात हुई और मैंने कहा इस किस्म की क्या सराहियां हिंदुस्तान की तरफ से आ रही हैं, तो उसमें उन्होंने वाजे कहा कि बिल्कुल इस पर कोई हकीकत नहीं है। कल इजलास शुरू होगा, जब अडॉप्शन होगी रेजोल्यूशंस की, उससे वाजे हो जाएगा कि कश्मीर एजेंडे पे है या नहीं है और OIC का कश्मीर पर क्या मौकिफ है। मैं आपको वाजे कहना चाहता हूं कि OIC का मौकिफ जो था वही है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को इसमें नाकामी होगी। अच्छा, और आपकी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा गया कि कश्मीर के मामले पर OIC एक स्पेशल मीटिंग बुलाए। आपने दरमियान में एक सख्त बयान भी इस हवाले से दिया था, वो मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। तो क्या दोस्त ममालिक की जानिब से ये है कि उनकी तरफ से एक रेजिस्टेंस थी इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि OIC की हमारी दरखास्त पर सेक्रेटरी जनरल ने OIC का एक स्पेशल एनवॉय भेजा आजाद कश्मीर। हिंदुस्तान ने उसको नहीं इजाजत दी, हमने इजाजत दी। उस स्पेशल एनवॉय ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। मेरी इत्तला के मुताबिक कल के इजलास में जो स्पेशल एनवॉय हैं कश्मीर पे OIC के, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब मैं मुंतजिर हूं उस रिपोर्ट को कि वो रिपोर्ट क्या है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अपने जो उनके ख्यालात हैं और तासुरात हैं वो दीगर OIC ममालिक से शेयर करेंगे। मतलब यानी पाकिस्तान तवक्को कर सकता है कि OIC की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ फाइनली सामने आएगा। जो कश्मीर के अवाम के साथ भारत जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसके हक में ये एक दो टोक मौक़िफ़ की हम उम्मीद कर सकते हैं। मुझे OIC से यही तवक्को है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। मुसलसल दूसरा दिन है। कोरोना के 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 7.4 तक पहुंच गई है। कोरोना के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। इसके अलावा एक और तशवीशनाक खबर है जो न्यूजीलैंड से आई है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। ज़राए का कहना है कि स्क्वाड के ये 6 अफराद खिलाड़ी हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तानी स्क्वाड को SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर आखिरी वार्निंग दे दी है। न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रेस रिलीज में कहा है कि पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग जारी की गई है। टीम के चंद अराकीन को CCTV के जरिए आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया है। 6 अराकीन का कम से कम 4 बार कोरोना टेस्ट होगा। न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से कहा है कि तमाम मेंबरान को कमरे तक रहने का पाबंद बनाया जाए, जबकि न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है
कि मस्बत आने वाले 6 अराकीन में 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं, जबकि 4 नए केसेस हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तानी स्क्वाड के कुछ अराकीन ने आइसोलेशन के पहले रोज SOPs की खिलाफवर्जी की है। इस हवाले से टीम मैनेजमेंट के साथ बातचीत जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, क्या मजीद तफसीलात है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल शाह साहब, इसके 2 पहलू है आज जो स्टोरी डेवलप हुई है। एक तो जो 6 प्लेयर्स हैं उनका कोविड टेस्ट जो पॉजिटिव आया, और दूसरा SOP की वायलेशन पे जो प्लेयर्स को वार्निंग मिली है। ये 2 अलग अलग पहलू है, लेकिन एक साथ दोनों स्टोरीज आज सामने मंजर आप आ गए। तो पहला जो पहलू इसका यही है कि जो प्लेयर्स के पॉजिटिव रिजल्ट आए, यहाँ रवानगी से पहले 3 मरतबा टेस्ट हुए थे तमाम प्लेयर्स के, और तीनों मरतबा तमाम प्लेयर्स नेगेटिव के। तो यहाँ ये एक बात बड़ी अहम यह है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 प्राइवेट लैब से, 2 मशहूर अस्पतालों की लैब से ये टेस्ट करवाए थे, और वो टेस्ट न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को ही भेजे थे, और उन्होंने इसको अप्रूव किया था। उसके बाद ही प्लेयर्स ने यहां से फ्लाई किया था, और उसके बाद फिर क्राइस्टचर्च पहुंचने के बाद जो इनकी मजीद जो टेस्ट हुए, उसमें से आउट ऑफ 54 6 प्लेयर्स के टेस्ट ऐसे हैं जो पॉजिटिव आए। रही दूसरी बात, जो पाकिस्तान प्लेयर्स को वार्निंग हुई है SOP वायलेशन के हवाले से, वो भी अगर हम देखें तो दोनों सोसाइटीज के कल्चरल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर्स के फर्क की वजह से ये चीजें यहां पर मंजर आम पर आई है। हम बहुत सादा मामला पर कैजुअल हो जाते हैं, हमारी अप्रोच ऐसी हो जाती है। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, और वो वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जहां कोविड पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। तो वहां बड़े सख्त प्रोटोकॉल थे, ये कि शुरू के 3 दिन कमरों से बाहर निकलना भी मना था, और ये था कि अगर आप खाना लेने भी दरवाजे पे आ रहे हैं तो मास्क लगाएंगे। और प्लेयर्स की यही वायलेशन है जो हमें जराए ने बताया है, वो ये है कि वहां एक प्रोटोकॉल ये था कि आपका खाना दरवाजे पे रख दिया जाएगा और नॉक कर दिया जाएगा, आपको मास्क लगा के वो दरवाजा खोलना है और खाना अपने कमरे में लेके जाना है, और बाद में फिर ट्रे बाहर रख देनी है। तो कुछ प्लेयर से ये गलती हुई कि जब वो दरवाजा खोला उन्होंने खाना उठाने के लिए, तो मास्क नहीं लगाए हुए थे, और कुछ ऐसा था कि इतने लंबे सफर के बाद ऑफ कोर्स प्लेयर्स शायद यहां फिर कैजुअल हो गए कि दरवाजा अपना खुले रखे हुए, लॉबी थी, लॉबी में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा कमरे थे, आमने सामने कमरे वाले अपना दरवाजा खोल के एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फैजान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और नैब मुलजिम की जमानत मंजूर हो गई है। साथ ही नैब के वकील की जानिब से जमानत की मुखालफत पर अदालत के अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने करप्शन के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की, और दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मुलजिमान को हिरासत में रखने की मखसूस शराइत हो सकती हैं। क्या इस केस में नैब को डर है कि मुलजिम भाग जाएगा? जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब के वकील से पूछा कि कल जस्टिस मुशीर आलम की अदालत में एक मुलजिम को जमानत दी गई, कितने अरसे बाद उस जेंटलमैन को जमानत मिली? जिस पर नैब के वकील ने जवाब दिया कि मुलजिम आहद चीमा को 2 साल 9 महीने बाद कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। नैब के वकील के जवाब पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल पूछा कि नैब को आहद चीमा को 3 साल जेल में रखने से क्या मिला? साथ ही रिमार्क दिए कि जमानत की मुखालफत सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब मुलजिम से मुआशरे को नुकसान का अंदेशा हो। अगर नैब को मुलजिम से मुतालिक खदशात हैं तो अदालत इस पर हुक्म जारी कर सकती है। नैब मुकदमात में जमानतों की मुखालफत सिर्फ उसूल की बुनियाद पर ही करे। बेंच के एक और रुकन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क दिए कि जमानत देने से मुलजिम बरी नहीं होता, मुलजिम ट्रायल का सामना करके ही बरी हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस केस में 4-5 ग्राउंड्स पर मुलजिम को जमानत दे रहे हैं। समाअत के बाद अदालत ने नैब मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। आज की अदालती कार्रवाई के दौरान नैब के मुलजिम आहद चीमा का जिक्र आया, जिन्हें गुज़िश्ता रोज आशियाना हाउसिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने जमानत दी थी। आहद चीमा तकरीबन 3 साल तक जेल में है और अब भी एहतसाब अदालत में ट्रायल का सामना कर रहे हैं। आहद चीमा को फरवरी 2018 में आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार किया गया, फिर उनके खिलाफ LDS सिटी करप्शन केस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बना दिया गया। आहद चीमा की गिरफ्तारी पर उस वक्त इमरान खान साहब ने क्या रद्द अमल दिया था, वो आपको दिखाते हैं। ये जब हमने तफ्तीश की तो पता चला कि आहद चीमा वो तोता है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की जान है। ये शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। LDA का इसको बना दिया हेड। फिर ये इतना ज़हीन उन्होंने समझा कि LDA नहीं, सिर्फ शेखोपुरा भी, कसूर भी, ननकाना भी, वो भी बीच में ले लिया LDA के। LDA का मतलब लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन बाकी भी शहर शामिल कर लिए इस जीनियस के नीचे। अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था, और फिर 14 अरब रुपए की ये जो आशियाना हाउसिंग स्कीम में, इसके ऊपर नैब ने चार्ज भी लगा दिए। आहद चीमा के ऊपर ये हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं कि उसको कैसे कितने प्लॉट्स दिए, अरबों रुपए के उसको प्लॉट्स दिए, ये सारी डॉक्यूमेंट्स अभी आपको दे देंगे। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
कराची सर्कुलर रेलवे के तामीराती डिजाइन की मंजूरी ना देने और अदालती अहकामात पर अमल ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे खसारा अज़खुद नोटिस केस की समाअत की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने DG FWO से सवाल किया कि FWO ने अभी तक काम शुरू क्यों नहीं किया, किसने डिजाइन की मंजूरी देनी थी जो अभी तक नहीं हुई। अदालती सवालों का जवाब देते हुए DG FWO का कहना था कि हमने डिजाइन बनाकर दे दिया था मगर सिंध हुकूमत ने अभी तक मंजूर नहीं किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा दीगर काम है, लेकिन FWO ने अभी तक काम शुरू नहीं किया। दौरान समाज चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी रेलवे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है आवाम के लिए किया है, आपने किसी पर एहसान नहीं किया है। 2 नोटिस आपको पहले भी हो चुके हैं, क्या तीसरा भी करें। अदालत ने सिंध हुकूमत की जानिब से सर्कुलर रेलवे की बहाली और तामीराती काम की मंजूरी ना देने पर वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज़खुद नोटिस केस गुज़िश्ता साल से ज़ेर समाअत है। इस केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट महकमा रेलवे और सिंध डिवीजन को के कई अफसरान को पहले ही तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर चुकी है और 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से कहा था कि वो अदालत की डेडलाइन का एहतराम करें। फिर 10 नवंबर को अदालत ने सेक्रेटरी रेलवे और सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। केस की गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वादे कर दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत सबको हता के वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी तलब करेगी। और आज अदालत ने वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत मुसलसल डेडलाइन देती रही है, बार बार सिंध हुकूमत पर बरहम हो रही है कि वो वक्त पर काम नहीं कर रही है और आज नोटिस जारी किया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब पहले आप लोग बज़िद रहे कि जी हम KCR मुकम्मल करेंगे और एक मॉडर्न KCR प्रोजेक्ट बनाएंगे, 300 अरब रुपए का हमने काम मुकम्मल कर लिया है। वफाकी हुकूमत लेने लगी तो आप लोग नाराज़ हुए। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है पुराना KCR बहाल करते हैं, आप लोग वो भी नहीं बहाल कर पा रहे हैं, नया काम कर नहीं पा रहे हैं और अब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है चीफ मिनिस्टर को। नहीं शादी भी दोनों अलग चीजें हैं। देखिए वो जिस KCR की हम बात कर रहे थे जो CPEC का हिस्सा है वो तो एक नई मॉडर्न KCR है ना, जो इस वक्त दुनिया भर में चल रही है अच्छे बड़े शहरों में, उसकी तरह की है। ये जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं जिसमें FWO ने कहा और बदकिस्मती से CM साहब को उन्होंने नोटिस इशू किया है अदालत ने, ये तो वो है जो पुरानी लोकल ट्रेन जो कराची में चलती रही है उसको रिवाइव करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया था उसके हवाले से बात की गई है। और इसमें मैं समझता हूँ खैर अदालत में मौजूद हैं, उनका ये इख्तियार है कि वो नोटिस इस तरह इशू कर सकती हैं, लेकिन अगर नोटिस इशू करने से पहले ही कुछ तफसीलात ले ली जाएं हुकूमत से और जवाब पहले ले लिया जाता और अगर इत्मीनान ना होता या फिर कम से कम ये तय कर लिया जाता कि डिले किसकी तरफ से हो रहा है तो फिर उसको नोटिस इशू किया जाता। वैसे मगर अदालत ने हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील नहीं हुई, KCR की तकमील नहीं हुई। FWO ने कहा कि सिंध हुकूमत को डिजाइन भेजा है, उन्होंने मंजूरी नहीं दी तो अदालत ने नोटिस कर दिया। वो जो एक ऑर्डर हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो पुरानी लोकल ट्रेन या जो जिसको KCR कह दें आप किसी तरह से, वो जो चलती थी उसको रिवाइव करें। और उस वक्त शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर फाटक हुआ करते थे, आपके इल्म में होगा, तो वो उन फाटक ज़रा खत्म हो गए हैं, लोकल ट्रेन नहीं चल रही, तो वहां पर ये कहा गया कि 24 मकाम तकरीबन मुझे याद पड़ता है थे कि वहां आप अंडरपासेज या फ्लाईओवर्स बना दें। तो इनिशियली 10 ऐसे मकामात निकाले गए थे जहां फौरी तौर पर ये काम करने की जरूरत थी। तो अदालत ने ही ये हुक्म दिया कि आप तमाम के तमाम ये जो अंडरपासेज या फ्लाईओवर्स होंगे ये FWO से बनवाइए। अब सिंध हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो जाती तौर पर मैं डिसएग्री करता हूं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बनाए, ये पैसे का ज़िया है मेरी राय में, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि वो जो एक तरक्की याफ्ता शहर में होती है KCR उस तरह की होनी चाहिए, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत ने 3 अरब रुपए की एलोकेशन अपने बजट में रखी। सिंध हुकूमत ने 20 अगस्त को कैबिनेट का इजलास हुआ है, उस इजलास में कुछ वेवर्स की जरूरत थी, इसलिए कि कंसल्टेंट हायर करने के लिए भी सेपरा के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कैबिनेट ने वो वेव किए। FWO को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपको सेपरा के रूल्स जो है वो वेव करने पड़ते हैं, वो कैबिनेट ने किए। उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसके अंदर है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके अंदर है, वर्क्स एंड सर्विसेज का डिपार्टमेंट इसके अंदर है,
इन तमाम महकमों को भी कहा गया कि फौरी तौर पर ये सारी चीजें करके, तो वो सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं और चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से किसी मौके पर कोई कोताही नहीं हुई है। उन्होंने फौरी तौर पर ये किया है और ये कैबिनेट के जो मिनट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेटर स्पिरिट हम इंप्लीमेंट करेंगे और ये सारी चीजें हुई हैं, प्रेजेंटेशंस में हुई हैं। मुझे नहीं पता आज एफडब्ल्यू के वहां जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या कह दिया है। इन तमाम बातों पर अदालत को तो चीफ मिनिस्टर ने मुतमईन करना है। अदालत मुतमईन हो जाएगी तो तौहीन अदालत का नोटिस खत्म हो जाएगा, तो वो उन्हें जाके मुतमईन करना है कि जी ये काम हुआ था और डिलीवर भी हम टाइम पर कर देंगे। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब फिलहाल तो ज़ाहिर है कि कोविड के अंदर हैं, आइसोलेशन में हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, मीटिंग्स वो कर नहीं रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। अब नोटिस आएगा तो हम देखेंगे इसमें क्या है, लेकिन जब मैं समझता हूं कि फैक्ट्स हम अदालत को बताएंगे तो यकीनन अदालत उस पर मुतमईन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ज़ाती अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मेरी राय में इस वक्त कराची को एक जो लेटेस्ट किस्म की केसीआर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो सीपेक है, उसकी जरूरत है। ये जो फिल वक्त हम ये जो लोकल ट्रेन चलाने जा रहे हैं, ये अदालत का हुक्म है हम चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद इसकी जरूरत हमें नहीं थी इस वक्त। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि आप मॉडर्न केसीआर बना चुके हैं और अदालत ने फिर भी कहा कि पुराना वाला केसीआर बहाल करें। मसला ये है ना कि आपका जो मॉडर्न केसीआर है वो पेपर से हटके आगे बात ही नहीं बढ़ी है। आप कहते हैं मगर वो पेपर वर्क नहीं मुकम्मल हुआ है, वो अमली तौर पर नहीं मुकम्मल हुआ है। नहीं, देखिए वो भी बात हमने कही है और अदालत ने ये नहीं कहा कि उसको ना करें, वो भी करने का काम कहा है और हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें सारी रिकॉर्ड पर हैं। शायद जब आप इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें दीगर जो ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें सूबाई हुकूमत बराह रास्त कुछ नहीं कर सकती है। सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। एक मरतबा नहीं, लातादाद मरतबा चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में कह चुके हैं, सीसीआई में कह चुके हैं, खुतूत लिख चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट को। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो ML1 थी, उन्होंने केसीआर को जो है वो तरजीह नहीं दी और वो ताखीर का शिकार बहरहाल हुई है। लेकिन अगर अदालत ये समझती है कि जी इसमें सूबाई हुकूमत की कोताही है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अदालत को जाके बताएं कि कहाँ पर क्या क्या रुकावटें आ रही हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट और या दीगर जो इदारे इसके अंदर अगर दाखिल का सबब बन रहे हैं तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये जो इश्यूज हैं, इस किस्म के जो काम होते हैं, वो हुकूमतों की जिम्मेदारी है और हमें वो करने चाहिए। अदालत का ये काम है कि हमसे ज़रूर सवाल पूछे और हम उसका जवाब दें। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इतनी जल्दी में कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करना जो है वो मुनासिब बात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर साहब की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।